बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं द नेशन अखबार से अली हमज़ा और हम बात करेंगे आज जो पीटीआई के इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं अहमद जंजुआ, उनको आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। उन पर टीटीपी से इल्ज़ाम, टीटीपी से ताल्लुक़ या एक लिंक का इल्ज़ाम जो है वो लगाया है पुलिस ने। ये बहुत ही खौफनाक इल्ज़ाम है, लेकिन इस पे कमरे अदालत में क्या हुआ, जो जज हैं जज ताहिर अब्बास सप्रा, उनको उनके रिमार्क्स क्या थे, बहुत ही गैर मामूली रिमार्क्स भी थे। गैर मामूली इल्ज़ाम पर गैर मामूली रिमार्क्स और गैर मामूली सूरत हाल जो है वो हमें कोर्ट में नजर आई, जब पुलिस ये कह रही थी कि अहमद जंजुआ, जिनका आज तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनका डायरेक्ट टीटीपी से ताल्लुक। तो इस पे तफसील के साथ बात करेंगे कि आज कमरे अदालत में हुआ क्या, और वही केस फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी था, तो इसको हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे और इस केस में अब आगे क्या होने जा रहा है। और दूसरा मामला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरशद शरीफ कत्ल केस। उसमें आज खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और वो आज खुद नोटिस भी बड़े प्रेशर में लिया गया था। फिर उस पर समातें हुई, लेकिन जून 2023 के बाद समात नहीं हुई। आज काफ़ी अरसे बाद बहुत आवाज़ उठाई गई, बहुत बात की गई इस पर कि अरशद शरीफ केस क्यों नहीं मुकर्रर हो रहा। आज मुकर्रर हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ, इस पे बात करेंगे कि अदलिया की नज़र में अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो क्यों गैर ज़रूरी है। इस पे जो है वो बात करेंगे। आगे चलकर हमारा जो सेगमेंट दूसरा हिस्सा होगा आज की वीडियो का, उस पर शुरू करते हैं हम अली हमज़ा से। अली हमज़ा, मैं तो थोड़ा सा ताख़ीर से पहुंचा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में, तकरीबन आधी जो है वो समात हो चुकी थी। उससे पूछते हैं इनसे कि आज की जो समात थी उसमें अहमद जंजुआ आए। अहमद जंजुआ जो है वो किस तरह थे, उनकी फैमिली में मौजूद थी, कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे शुरू हुई, क्या हुआ आज? थैंक यू साकिब भाई। साकिब भाई, सबसे पहले तो ये कि आज वहाँ पे पीटीआई के केसेस लगे हुए थे, तोड़ फोड़, और ये जो उनसे 9 मई से पहले वाले केसेस हैं वो सारे, और बाद वाले केसेस वो लगे हुए थे एटीसी के अंदर, जहाँ पे पीटीआई की लीडरशिप पेश हुई थी। तो काफी ज्यादा लोग नॉमिनेटेड हैं उसके अंदर, तो तकरीबन 200-250 या 150 लोग जो थे वो कमरा अदालत में सुबह से ही मौजूद थे। ठीक है। तो पहले जज ताहिर अब्बास सप्रा ने वो जो केसेस थे वो सारे वो सुने, उनकी कार्रवाई मुकम्मल की। मीनवाइल जो थी सीटीडी, जिनकी हिरासत में अहमद जंजुआ साहब हैं, वो अहमद वकास जंजुआ को लेकर आ गए थे अदालत में, मगर वो कमरे में तब आने का इंतजार कर रहे थे जब जरा रश वगैरह खत्म हो जाए और जो लोग आए हुए हैं वो चले जाएं। ठीक। तो उनके जाने के बाद फिर अहमद वकास साहब को पेश किया गया कमरा अदालत के अंदर। हथकड़ियों के अंदर आए थे वो, उनकी फैमिली थी, उनकी वाइफ थी, और वो जो है वो उनके ब्रदर इन लॉज वगैरह वो मौजूद थे, मजहब अल्लास वगैरह, तो वो वहाँ पर थे। तो फिर जो अहमद जंजुआ को जब कमरे में लाया गया तो फिर उनके जो लॉयर्स हैं ईमान हाजिर और वो एडवोकेट हादी अली चट्टा वो मौजूद थे वहाँ पे। तो उन्होंने दलाइल का आगाज किया। जज साहब ने पूछा, जी फरमाइए। पीटीआई के लोग भी थे वैसे? पीटीआई के लोग जो थे वो तो सारे निकल गए थे, वो अपना कर आगे निकल गए थे, मगर 1-2 वकला थे जो अहमद जंजुआ के केस में पीटीआई के जो नईम हैदर पंजोता है वो मुझे नजर आए, आखिरी जब वो आखिर तक मौजूद थे, लेकिन एक आध और कोई वकील थे। इसके अलावा पीटीआई की कोई क़यादत, कोई बंदा, कोई वकील कोई भी नहीं था। हालांकि वहाँ सुबह उमर अयूब, शिबली फराज और ये सारे जो हैं इनके पुराने पीटीआई के, अली नवाज तो खैर पता नहीं है या नहीं है, बाकी काफी लोग, लेकिन सारे वहाँ पे थे, सारे वहाँ पे रुका कोई नहीं है। बाबर अवान साहब उनके दलाइल दे रहे थे, मगर रुका कोई भी नहीं और सारे निकल गए। इसका मतलब एक और भी हुआ कि अहमद जंजुआ जो जिनको जब उठाया गया था, तो उठाने से कुछ टाइम कबल, हफ्ता 10 दिन पहले ही उन्होंने अपना वकील जो है वो हायर कर लिया था कि अलग से जो है वो प्राइवेट वकील उनकी पैरवी करेगा केस को, क्योंकि शायद उनको पता था कि वो पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर तो हैं, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं आएगा, और आज हमने देखा भी जी। मगर अब उनका ताल्लुक टीटीपी से भी बन गया, तो क्या पता इस वजह से पीटीआई वाले चले गए। अच्छा। तो एनीवेज, जज साहब ने उनको बुलाया तो हादी अली चट्टा ने शुरू से रिमार्क्स, वो अपने दलाइल का आगाज किया। उन्होंने पहले बताया कि किस तरह इनको उठाया गया, घर 20 से 25 मुसल्लह अफराद आए थे और वेपनरी से लेस थे, और 20 जुलाई को सुबह 4 बजे। और उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है, जो कि इनको कह रहे हैं कि लैपटॉप दो, मोबाइल दो। उन्होंने कहा जज साहब अगर आप ये देख सकें, तो जज साहब ने सीसीटीवी फुटेज भी देखी, और देखने के बाद फिर उन्होंने फर्दर बताया कि सुबह 4 बजे उठाया गया। उसके बाद हमने अगवा की FIR जो है वो 7 बजे करवाई, मगर जो आपने पहला जुडिशियल रिमांड जो इन्होंने फिजिकल रिमांड मांगा था 15 दिनों का, उसके अंदर 7 दिन का आपने रिमांड दे दिया,
मगर उसके अंदर ना हम वकील मौजूद थे, ना हमें कोई बताया गया। 2 दिन तक उन्हें हेबियस उसमें हफ्ज़े बेजा में रखा गया, मगर ये नहीं पता था, हमें बारहा यही कहा जा रहा था कि इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। तो कहते हैं पहले हमें ये बात बताई गई कि मुकदमा कोई नहीं है, मगर फिर उसके बाद जो है यहाँ पे FIR आई, और वो FIR भी बड़ी यानी कि दहशतगर्दी। उन्होंने तो यहाँ तक बात की कि इनसे ये सारी चीजें निकाली, और सोशल मीडिया का इल्जाम था इन पे कि इंतशार फैला रहे हैं, एंटी स्टेट एक्टिविटीज कर रहे हैं, मगर बाद में FIR जो है वो दहशतगर्दी की बन गई, और उस दहशतगर्दी की FIR के अंदर उनको 7 दिनों का रिमांड भी दे दिया गया। तो मैं आपके तवज्जुह से मैं प्रोसिक्यूशन से पूछना चाहता हूँ कि 7 दिन के रिमांड के अंदर इन्होंने क्या हासिल किया है, यानी क्या निकाला है जो इन्होंने इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जब जज साहब ने ये भी कहा था कि वो जो वीडियो, वो तो बाद उन्होंने वैसे ठीक ही की कि जब तक कि उसकी फोरेंसिक ना हो जाए किसी वीडियो की, तो वो वीडियो कैसे कोर्ट उसको मान ले के। जी वो आगे चल कर आता है। उन्होंने कहा कि जज साहब ने पूछा एडवोकेट हादी अली चट्टा से कि ये जो वीडियो है इसके ऊपर तो एक जजमेंट है, और जजमेंट ये है कि प्रोसिक्यूशन लाए या डिफेंडेंट लाए, वीडियो का फोरेंसिक होना जरूरी है ताकि पता चल सके ये असल है या गलत है। तो इसके ऊपर हादी अली चट्टा जो थे एडवोकेट जो थे, उन्होंने ये कहा कि मेरा वो वाला मकसद नहीं है, मैं सिर्फ आपको मेलअप ID दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है। कि इनको उठाया, घर से गया, इनके मोबाइल, लैपटॉप और ये सारी चीजें लेके गए, और बाद में जब पर्चा निकला तो वो दहशतगर्दी का निकला। तो खैर इसके अंदर फिर आगे बात हुई, और वो दलाइल देते देते उन्होंने कहा अभी लाहौर हाई कोर्ट की एक रिसेंट जजमेंट भी आई है, और उस जजमेंट के अंदर तकरीबन 9 से 12 मुकदमात के अंदर इसी तरह के अभी जो 9 मई के इमरान खान के ठीक है रिमांड जो कल अदम हुआ है, रिमांड कल अदम हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उसके अंदर तो बरी कर दिया गया, और उसमें बात की गई है आर्टिकल 9 की, लाइफ एंड लिबर्टी की, और ये सेफ गार्ड करना है आर्टिकल 10 जो है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं जो उस जजमेंट के अंदर लिखी गई हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर जो जज ताहिर अब्बास सिप्रा थे, उन्होंने कहा कि उस जजमेंट के अंदर जो मुल्जिम था उनका स्टेटस क्या था। अच्छा। हाँ, मुल्जिम का स्टेटस क्या था, या तो पहले रिमांड में, या तो जुडिशियल उनका हो गया हुआ था, या वो फिजिकल रिमांड के अंदर थे, किस उसमें थे मामलात में। तो उन्होंने कहा जी पहले रिमांड के अंदर, हादी अली चट्टा ने कहा कि पहले रिमांड के अंदर तो जो है वो डिस्चार्ज या रिलीज में जाएगा, दूसरे में जुडिशियल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर बात सिर्फ ये है कि उसके अंदर ऑर्डर के अंदर अभी ये नहीं है कि मुल्जिम जो है खाना नंबर 2 में था, खाना नंबर 3 में था, और उसका स्टेटस क्या था, तो आप उस जजमेंट को रहने ही दें अभी। अच्छा, उस जजमेंट पे सवालात उठाए हैं जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने, ये वैसे इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है कि लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, जो बड़ा 2 जजेस डिवीजन बेंच ने सुना, और उस पर उसके हवाले से सवालात हैं ATC इस्लामाबाद के। जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी एक थोड़ी सी बात उन्होंने कहा इसकी आप बात ना ही करें, तो जज सिप्रा साहब ने तो यही कहा। खैर उसके बाद फिर जो थे जज साहब ने अहमद वकास से कहा कि अहमद वकास आप कुछ कहना चाहेंगे। तो यहाँ पे अहमद वकास जंजुआ ने कहा नहीं, मैं कोई बात नहीं करूंगा, मेरे जो वकला हैं वही इस बारे में बात करेंगे। खैर उसके बाद अब हुआ ये था कि जो आज प्रोसिक्यूशन जो थी वो 10 दिन का रिमांड दोबारा उसकी सदा की थी, और उसकी रीजन ये थी, वो ये कह रहे थे कि तहरीके तालिबान का TTP का एक बंदा है अबू बकर, उसके साथ इनके राब्ते का एविडेंस मिला है हमें, और दूसरा जो है 1 लाख रुपया कैश जो है वो भी रिकवर नहीं, उन्होंने कोई बारूदी मवाद भी बचाया था जो PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में रखा गया, और वो लिंक मिल रहे हैं, और मजीद लिंक जो है वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो PTI है, जो अहमद जंजुआ है, जब उनसे पूछा गया कोर्ट ने कि किस मकसद, उन्होंने कहा कि ये अपने मकसद के लिए उनके साथ लिंक करके पॉलिटिकल मकासद भी लेना चाह रहे थे, और जो बारूद है इस तरह जो है वो PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में रखा गया। ये वैसे काफी इंटरेस्टिंग था, नहीं सबके लिए हैरान कौन भी था, कोर्ट में खड़े सब लोगों के लिए। नहीं वो अब यही है ना, कल डिजिटल दहशतगर्दी वाला केस कवर किया, आज हमने PTI की TTP वाली दहशतगर्दी के भी वो सुराग देख लिए। एनीवेज उसमें जज साहब ने फिर प्रोसिक्यूशन से पूछा कि इनका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता था, आप ये कह रहे हैं था। उन्होंने कहा जी था। उन्होंने कहा कि इसका क्या प्रूफ वगैरह, तो उन्होंने कहा ट्रायल में हम हतमी तौर पे बताएंगे कि हुआ क्या था और क्या सबूत है पास। तो उन्होंने कहा ATC का जो लॉ है उसके अंदर 90 दिनों का फिजिकल रिमांड हम ले सकते हैं, और वो 90 दिन इसलिए रखे गए हैं कि जितने कनेक्शंस किसी भी शख्स के किसी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन या तहरीक के साथ हो वो निकल कर आ जाए। इसके मतलब वो जो प्रोसिक्यूशन थी वो एक लंबे जो वो अरसे के लिए उसको रखना चाह रही थी अपनी कस्टडी में, कि वो उनकी कस्टडी में ही रहे। और वो फिर जज सिप्रा ने दोबारा उनसे पूछा कि 7 दिनों के अंदर आपने या तो कोई और लोग शामिल किए हो FIR के अंदर, या कोई बंदा पकड़ के लाए हो, या कोई एविडेंस आपके पास आया।
उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा जी वो ₹1,00,000 मिले थे। तो जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने अच्छा, कहा कि ₹1,00,000 की कहानी भी वो ये आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नोटों के ऊपर लिखा हुआ तो नहीं है ना, किसी जमात का दफ्तर है भाई, किसी के भी होंगे या कोई भी मामला होगा तो हतमी तौर पे आप कैसे, तो हतमी तौर पे उन्होंने कहा था जब ट्रायल होगा तो उसके अंदर ही नहीं, कहेंगे। ₹1,00,000 की कहानी भी ये पता चली है कि वो रात को अहमद जंजुआ को किसी जगह पे ले जाया गया और वहां से वापस लाया गया और उसके बाद साबित हुआ कि उसके ₹1,00,000 रिकवर हो गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ₹1,00,000 रिकवर जो है वो किया गया है और प्रोसिक्यूशन का मामला वही था कि 90 दिन के अंदर अंदर वो हमारे कस्टडी में ही रहे। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर वही जो एक बड़ी एक मजाका खेज सी बात हो गई। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने देखते हुए प्रोसिक्यूशन की तरफ कहा, उन्होंने कहा कि जब मैं नारकोटिक्स का जज था तो एक ही FIR आती थी और एक ही स्टोरी आती थी कि नीले रंग का शॉपर होता था बंदे के हाथ में, और जैसे ही पुलिस वाले उसके पास पहुंचते थे तो वो भागने की कोशिश करता था और वो उसको पकड़ लेते थे। उन्होंने कहा अब मैं 80C के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे जो भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बंदे का नाम या तो अबू बकर होता है या उसका नाम हुज़ैफा होता है। तो कहती मेरी आप प्रोसिक्यूशन से एक गुजारिश है कि या तो लोगों का नाम तब्दील कर ले या फिर शॉपर का रंग तब्दील कर ले, ताकि एक ही कहानी है, एक ही नाम है, एक ही कलर का शॉपर है। तो उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन को कम से कम नाम ही तब्दील कर लें, कोई शॉपर तब्दील कर लें, उसका कलर ही तब्दील कर लें। तो ये वैसे प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत कुछ था इसमें। वो उन्होंने बात की तो कमरा अदालत में जो है वो काफी कहके लगे, लेकिन प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत कुछ सबक था। तो बस वो फिर 7 दिन की उन्होंने कारकर्दगी का थोड़ा सा जायजा लिया और उन्होंने कहा आप 10 दिन को और मार रहे हैं तो यानी इनका ताल्लुक जो है वो भी आप साबित करेंगे अगर 10 दिनों में। ठीक है, तो खैर उन्होंने फिर जजमेंट रिजर्व की और तकरीबन 15 मिनट के बाद वो वापस आए और उन्होंने कहा इनका जुडिशल हो गया और इनको जेल भेज दिया गया। इसके अंदर जो एक और बात इंपॉर्टेंट ये हुई कि उनके वकला ने बाद में जो है वो उनकी, आपको पता है जुडिशल के बाद आप जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्होंने जमानत के लिए जब दरखास्त दी तो जमानत की जो दरखास्त है वो 2 दिन के बाद लगी है, 1 अगस्त को। उसका रीजन ये बताया गया कि इनकी कल 2 दिन अगले बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं और वो लाइफ की भी हो सकती हैं और वो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जिसकी वजह से जो है वो अगले 2 दिन के लिए मौखर हो गई है। तो अभी तक तो फिलहाल यही देखा जा सकता है कि 1 अगस्त से पहले तो वो जो है उनको बेल नहीं मिल सकती। और अभी एक और बात भी, एक और चीज का भी इंतजार साकिब भाई ये किया जा रहा है कि वो जो FIA का मुकदमा जो बना हुआ है रऊफ हसन पे, इनकी इमा के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है कि इनके कहने के ऊपर और इन्होंने जो CTD में बताया उसके ऊपर वो सारा केस बना है। रऊफ हसन और बाकी लोग जो सोशल मीडिया ग्रुप पे उठाए जा रहे हैं, तो अभी उसके अंदर भी देखना है कि आया इनकी गिरफ्तारी मतलूब है या नहीं है। ये भी है, ये अब देखा जाना है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके रिमांड को, जो इनिशियल रिमांड था उसको चैलेंज किया गया था, उसमें भी आज गैर मौसर हो गया क्योंकि रिमांड नीचे से आगे बढ़े ही नहीं। अदालत ने फिर उस तरफ गई नहीं है कि 20 जुलाई से 22 जुलाई तक जो अहमद जंजुआ है वो कहाँ पे थे, किसकी कस्टडी में थे, किस तरह उनकी गिरफ्तारी हुई, किस तरह रिमांड जो है वो जो जज है उन्होंने बगैर उनके वकील को बुलाए उनका जो है वो रिमांड दे दिया। ये सारी चीज़ें आज हाई कोर्ट में थी। ये मामला जो है गैर मौसर हो गया और जो अब 1 अगस्त को वहाँ पे उनकी जो जमानत की दरख्वास्त है उस पर समाअत होगी। बहुत शुक्रिया अली हमजा। हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे कि अरशद शरीफ का जो केस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट केस है। उस केस की बहुत ज़्यादा अहमियत है और अहमियत जो है वो इस लिहाज से भी आप ये कह सकते हैं कि केस में ये तकरीबन अक्टूबर 2022 का मामला है। बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट में इसका जो है वो नोटिस लिया गया, खुद नोटिस लिया गया, बड़ा प्रेशर था, उनको खतूत लिखे गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ के कत्ल पर आज खुद नोटिस लिया, केसेस चलते रहे, बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट भी फिर पता नहीं कहाँ रह गई, उस रिपोर्ट का क्या हुआ, उस रिपोर्ट पे क्या हुआ, कुछ नहीं पता। फिर ये मामला चलता रहा। जून 2023 में जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे उस वक्त के, वो 5 मेंबर बेंच जो केस सुन रहा था, उन्होंने आखिरी दफा इस केस को 13 जून को सुना था, 13 जून 2023 को, और अब आपने देखा कि ये 29 जुलाई 2024 को, मतलब 13 माह के बाद ये केस जो है मुकर्रर हुआ। और गैर मामूली तौर पर ये जो केस है ये 5 मेंबर बेंच सुन रहा था, फिर 3 मेंबर बेंच के सामने लगा दिया गया। और होना वही था जो हुआ कि जब 5 मेंबर बेंच का 3 मेंबर बेंच के सामने लगाएंगे तो फिर क्यों, पहली बात तो ये है कि क्यों जो है वो 3 मेंबर बेंच के सामने ये केस लगाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर ये मामला इसमें आया कि आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो उसका थोड़ा सा अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। सॉरी, इसमें अदालत को जो है वो बताया गया कि ये एक तो जो शौकत सिद्दीकी साहब थे, शौकत सिद्दीकी
जो अरशद शरीफ की जो वालिदा हैं उनकी तरफ से वकील हैं वो आज अदालत के सामने पेश हुए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ये बेंच जो है वो समाअत कर रहा था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो है इसमें शामिल थे। इसमें अदालत ने ये 5 रुकनी बेंच के सामने केस मुकर्रर करने के लिए कमेटी को ये फाइल भेज दी है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यह मुकदमा पहले 5 रुकनी बेंच सुन रहा था, गलती से ये केस 3 रुकनी बेंच के सामने आ गया। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने यह कहा कि JIT को अरशद शरीफ की वालिदा की जानिब से दरख्वास्त दी थी, मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा। और उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पहले इस बेंच में थे। जब भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा और उन्होंने कहा कि दोनों जजेस की दस्तयाबी पर केस दोबारा मुकर्रर किया जाएगा। मतलब यह है कि 3 जज ये होंगे और 2 जज वो होंगे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, वो जो है वो इस केस को सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए अदालत के सामने, तो उन्होंने कहा कि अदालत के सामने अबूरी रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, मुश्तरका कानूनी मुआवनत का मुसवदा तैयार कर लिया गया है और काबीना के आइंदा इजलास में मंजूरी हो जाएगी। क्या कीनिया की अदालत में कोई फैसला आया? जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल फैसला आया है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अभी हम इस केस के मेरिट पर बहस नहीं कर सकते। जस्टिस वकील शौकत सिद्दीकी ने कहा कि मैं एक दरख्वास्त अरशद शरीफ के खानदान की जानिब से दायर की थी। जो लोग पाकिस्तान में दावा कर रहे हैं कि उन्हें कातलों का इल्म है, उनको तो बुलाएं। हमने 6 लोगों के नाम भी अदालत के सामने रखे थे। लार्जर बेंच ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी थी। अदालत ने करार दिया था कि सुप्रीम कोर्ट एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है। अब मुझे नहीं मालूम कि किसे सहूलत फराहम की जा रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सिद्दीकी साहब ये इंतहाई अहम मामला है जिस पर समाअत होनी चाहिए। अदालत 2 हफ्तों के लिए केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर करे। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जजेस की दस्तयाबी के पेश नज़र ही तारीख का तयन हो सकेगा। हम मामला 3 रुकनी कमेटी को भेज रहे हैं। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज़, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल जो कमेटी है वो अब इस केस को 5 मेंबर बेंच के सामने जो है वो फिक्स करेगी, क्योंकि ये केस 5 मेंबर बेंच पहले सुन रहा था। हैरान कुन तौर पर अक्टूबर 2022 में होने वाले वाक़े पर अक्टूबर 2023, फिर अब जो है वो जुलाई 2024 आ चुका है, लेकिन अभी तक इस केस का कुछ नहीं हो सका। लेकिन कीनिया की अदालत ने फैसला दिया। कीनिया की अदालत ने जो पुलिस है वहाँ उसको बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया, पुलिस के एक्ट को बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आना है। बेहतर होता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, यहाँ पे जो जुडिशल कमीशन की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हुई है, उस पर जुडिशल कमीशन बन जाए। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि कौन से हालात, वाक़यात, असरात थे कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो अरशद शरीफ को ये मुल्क छोड़ना पड़ा। उनके जो मुकदमात थे, उन मुकदमात की नोयत थी, कौन कौन उन मुकदमात के पीछे था, ये सारा कुछ जो है वो पहले जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में आ चुका है। उस रिपोर्ट का सहारा लेकर इस चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जुडिशरी भी यही कर रही है कि जुडिशरी जो है वो इस हवाले से इस केस को किसी लॉजिकल एंड तक अभी तक जो है वो नहीं पहुंचाया जा रहा। 2.25 साल होने को हैं, लेकिन अरशद शरीफ के कत्ल का मामला सुलझ नहीं रहा, जो है वो उलझाव की तरफ जो है वो है। अब तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी इस केस को सितंबर के जो है वो नेक्स्ट सेकंड वीक में जरूर लगाएगी, जब छुट्टियां होकर जजेस वापस आ जाएं, या जो 2 जजेस जिनके बारे में कहा गया है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, अगर वो 9 सितंबर से पहले अवेलेबल हो तो ये केस को उस से पहले ही फिक्स करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट नोयत का केस है। लेकिन देखते हैं कि अब इसकी जहद क्या निकलती है और किस तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर जाती है। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।